Hello guys, welcome back to another very important video session from our YouTube channel Yes Biology. मेरा नाम है धनपाल लाका and this particular video we will talking all about the very first lecture of transport in plant. Starting from the very basic thing and the most basic thing about the any chapter is introduction. So transport in plants यानी पादपों में परिवहन किस प्रकार से होता है, वाटर एवं फूड्स का परिवहन पादपों में किस प्रकार होता है वो देखते हैं. प्लांट्स हैव नो इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. पादपों में किसी प्रकार का अंतरकोशिकीय द्रव और सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिवहन तंत्र. सर्कुलेटरी यानी जैसे अपने जंतुओं में ब्लड, आर्टरी, वेन ये सभी सर्कुलेट करते हैं ब्लड को, हार्ट से बॉडी ऑर्गन को, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है जंतुओं में. लेकिन इस प्रकार का कोई सिस्टम किस में नहीं मिलता, पादपों में नहीं मिलता. बट दे नीड टू मूव वेरियस सब्सटेंस जैसे वाटर, मिनरल, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ रेगुलेटर और लॉन्ग डिस्टेंस. यानी ये सभी पदार्थ जैसे पानी हो गया, मिनरल यानी खनिज पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ, ग्रोथ रेगुलेटर यानी वृद्धि कारक, इन सभी का परिवहन किया जाता है लंबी दूरी तक पादपों में. इसके लिए उनमें विभिन्न प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं. तो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन की दिशा क्या है देखते हैं. वो यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट. एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन जाइलम. जाइलम में पानी एवं खनिज लवणों का परिवहन होता है. कहाँ से कहाँ, रूट टू स्टेम यानी जड़ से तने की तरफ पादपों में जाइलम टिश्यू द्वारा पानी को परिवहित किया जाता है. मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ फोटोसिंथेट ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप जो खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, उस खाद्य पदार्थ को परिवर्तित किया जाता है. कहाँ से कहाँ, पत्ती से पौधे के विभिन्न भागों तक. ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, विभिन्न वेरियस पार्ट जो है प्लांट के, वहाँ लीफ से जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, अन्य बॉडी पार्ट है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को परिवर्तित किया जाता है. वो मल्टी डायरेक्शनल फ्लो होता है. और जो जाइलम से जल का परिवहन होता है वो होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो. समटाइम प्लांट हार्मोन्स एंड अदर केमिकल स्टिमुलाई आर ट्रांसपोर्टेड इन ए पोलराइज्ड और यूनिडायरेक्शनल मैनर फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स. कई बार हार्मोन और अन्य केमिकल यानी रसायन जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो में, जहाँ उनका सिंथेसिस होता है वहाँ से बॉडी के अन्य पार्ट में. उसके बाद मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है, तीन प्रकार दिए अपने को. डिफ्यूजन यानी विसरण द्वारा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन. डिफ्यूजन का मतलब है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ पदार्थों का परिवहन. किसी प्रकार के चैनल और एटीपी की आवश्यकता नहीं है डिफ्यूजन में. मटेरियल है हाई कंसंट्रेटेड रीजन से लो कंसंट्रेटेड रीजन यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ पदार्थों का परिवहन कहलाता है डिफ्यूजन यानी विसरण. उसके बाद है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी फैसिलिटी मिलेगी, यहाँ पे चैनल प्रोवाइड किया जाएगा, उस चैनल के थ्रू पदार्थ अपनी हाई कंसंट्रेटेड रीजन से यानी उच्च सांद्रता से लो सांद्रता की तरफ जाएगा. पदार्थ कहाँ से होके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली से पदार्थ का परिवहन होगा. उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन. इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उस पदार्थ की सांद्रता जिधर लो है उधर से हाई कंसंट्रेशन की तरफ यानी उच्च सांद्रता की तरफ पदार्थ जाएगा और इसमें एटीपी खर्च होगी, यानी ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है. लो सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पदार्थों का परिवहन जिसमें एटीपी की आवश्यकता होती है वो कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सक्रिय परिवहन. हाई कंसंट्रेटेड रीजन से लो कंसंट्रेटेड रीजन में पदार्थों का परिवहन. डिफ्यूजन है पहला, कौन सा है डिफ्यूजन. इसमें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ पदार्थों का परिवहन होता है डिफ्यूजन या विसरण के द्वारा. इट इज़ द स्लो मूवमेंट ऑफ गैसेज, लिक्विड एंड सोल्यूट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन विदाउट द एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी किसी प्रकार की ऊर्जा का खर्च नहीं होता. इसमें पदार्थ अपनी उच्च हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ पदार्थ जाता है. किसका परिवहन होता है, गैसों और द्रव पदार्थों और सोल्यूट यानी विलायकों, विल्य पदार्थों का, तरल पदार्थों का और गैसों का परिवहन होता है विसरण में. इट मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर पार्ट और
फ्रॉम सेल टू सेल और ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। ये कम दूरी तक परिवहन होता है। डिफ्यूजन द्वारा पदार्थों का परिवहन अधिक दूरी तक नहीं हो सकता। जैसे हमें प्लांट के रूट से स्टेम या लीफ तक कोई पदार्थ लेके जाना है तो विसरण द्वारा परिवहित नहीं हो सकता, उसके लिए अलग पाथ चाहिए। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस तक ही ये इफेक्टिव रहता है डिफ्यूजन। इट मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर पार्ट, यानी कोशिका में एक स्थान से, एक ही कोशिका में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई पदार्थ परिवहित होता है तो वो डिफ्यूजन द्वारा होता है। या फिर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कोई पदार्थ जाता है तो वो भी कौन सी विधि द्वारा, कौन से मेथड द्वारा वो जाएगा, डिफ्यूजन या विसरण द्वारा। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन ए लिविंग सिस्टम, इसके लिए लिविंग सिस्टम होना जरूरी नहीं है। या निर्जीव पदार्थों में डिफ्यूजन देखने को मिलता है। जैसे कोई लकड़ी है वो पानी को अवशोषित करती है, तो डेड पदार्थों में या लिविंग सिस्टम होना जरूरी नहीं है। किसके लिए? डिफ्यूजन के लिए। इट इज़ द ओनली मीन्स ऑफ गैसियस मूवमेंट इन प्लांट बॉडी। डिफ्यूजन का मतलब है गैसीय पदार्थों का पादप के भागों में परिवहन होना। किसका? गैसीय पदार्थों का प्लांट बॉडी में परिवहित होना क्या रहता है? डिफ्यूजन कहलाता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ पदार्थों का परिवहन क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन रेट, विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी सांद्रता प्रवणता जितनी ज़्यादा होगी डिफ्यूजन उतनी ही तेज़ गति से होगा, यानी फास्ट होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी यहाँ जिस पदार्थ की ये है, जिसे इसके पदार्थों की सांद्रता इधर ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन है और इधर क्या है? लो कंसंट्रेशन, तो पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ तेज़ गति से परिवहित होता है अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है। परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन यानी झिल्ली की पारगम्यता पे भी निर्भर करता है डिफ्यूजन। टेम्परेचर एंड प्रेशर पे भी डिफ्यूजन की रेट है वो, या फैक्टर है। कौन सा फैक्टर? तापमान और दाब। टेम्परेचर एंड प्रेशर आल्सो इफेक्ट द डिफ्यूजन। साइज ऑफ द सब्सटेंस, यानी पदार्थ का आकार जितना छोटा होगा उसकी डिफ्यूजन रेट उतनी ज़्यादा होगी। स्मॉलर सब्सटेंस डिफ्यूज फास्टर, छोटे पदार्थों का परिवहन है वो तेज़ गति से होता है। स्मॉलर सब्सटेंस डिफ्यूज फास्टर, यानी स्मॉल पदार्थ हैं, छोटे कण हैं, वो तेज़ गति से परिवहित होते हैं। Solubility in lipid of the membrane, substance soluble in lipid diffuse through the membrane faster। अगर कोई पदार्थ जैसे मेम्ब्रेन है वो लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है, तो ज़्यादातर पार्ट है वो फास्फोलिपिड बाइलेयर है वो, यानी प्रोटीन उसके अंदर धसे रहते हैं। कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी है? लिपिड एवं प्रोटीन से, फास्फोलिपिड से मिलकर बनी है। तो कोई पदार्थ लिपिड का बना हुआ पदार्थ है वो आसानी से उस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा। Solubility in lipid of the membrane, substance soluble in lipid diffuse through the membrane faster। जो पदार्थ वसा में घुलनशील रहता है वो मेम्ब्रेन से आसानी से विसरित हो जाता है, क्योंकि मेम्ब्रेन भी किससे मिलकर बनी है? फास्फोलिपिड बाइलेयर है, यानी फास्फोलिपिड से मिलकर बनी है। उसके बीच बीच में प्रोटीन रहते हैं। जैसे ये फास्फोलिपिड हेड है, ये फास्फोलिपिड का, और ये टेल वाला पार्ट है, ये लिपिड का हेड है और ये टेल है। तो ये बायोमोलिक्यूल हो गए लिपिड के। तो फास्फोलिपिड बाई लेयर, एक लेयर ये रही फास्फोलिपिड अणुओं की, एक इधर वाली लेयर है। तो ये मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड बाई लेयर, यानी दो स्तर मिलते हैं किसके? फास्फोलिपिड के। और इससे अगर कोई वसा वाला पदार्थ है तो वो आसानी से इस वसा में घुल जाएगा और इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन कोई अन्य सब्सटेंस है वो आसानी से इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। उसके बाद सेकंड जो है वो है फैसिलिटेड डिफ्यूजन, यानी फैसिलिटी दी जाएगी। इस बार यहाँ पे चैनल पाए जाएंगे। किसी पदार्थ को लेके जाना है तो उसके लिए स्पेसिफिक चैनल प्रदान किया जाएगा, वो कहलाएगा फैसिलिटेड डिफ्यूजन। जैसे इट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। इट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। किसकी हेल्प से? मेम्ब्रेन प्रोटीन की सहायता से हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस यानी जल स्नेह पदार्थों का परिवहन होता है मेम्ब्रेन प्रोटीन द्वारा। एंड विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी एनर्जी, यानी किसी प्रकार की ऊर्जा का खर्च नहीं होता। इट आल्सो नीड ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फैसिलिटेड डिफ्यूजन के लिए भी सांद्रता प्रवणता की आवश्यकता होती है। इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। सेल सेलेक्ट सब्सटेंस
फॉर अपटेक। कोशिका है वो क्या करती है, सब्सटेंस को क्या करती है, सेलेक्ट करती है, यानी सिलेक्टिव परमिएबल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सिलेक्टिव परमिएबल, यानी चयनित पदार्थों को ही कोशिका जो झिल्ली है वो अपने अंदर से जाने देती है। इट इज़ सेंसिटिव टू इनहिबिटर दैट रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो सेंसिटिव होती है किसके प्रति, संतमकों के प्रति। ट्रांसपोर्ट रेट रिचेज ए मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर आर बीइंग यूज्ड, यानी सेचुरेशन की स्टेज में मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट रेट क्या है, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन की दर अधिकतम कब होती है, जब सभी जो चैनल में उपस्थित प्रोटीन है उनसे पदार्थ क्या जुड़ जाते हैं, यानी उनका सेचुरेशन हो जाता है सभी चैनल प्रोटीन का। ट्रांसपोर्ट रेट रिचेज ए मैक्सिमम व्हेन द ऑल प्रोटीन ट्रांसपोर्टर आर बीइंग यूज्ड, यानी सभी चैनल प्रोटीन उपयोग में ले ली जाती है, तब डिफ्यूजन की रेट है वो मैक्सिमम होती है, यानी ये सेचुरेशन की स्टेज है कहलाती है। इसके बाद सम प्रोटीन चैनल आर ऑलवेज ओपन, कुछ ऐसे प्रोटीन भी रहते हैं जो हमेशा ओपन रहते हैं। अदर कैन बी कंट्रोल्ड, और कुछ अन्य हैं जो वो क्या उनको नियंत्रित किया जाता है। सम आर लार्ज साइज, कुछ प्रोटीन है वो बड़े आकार के होते हैं जिन्हें कहलाते हैं पोरिन प्रोटीन। क्या कहलाते हैं, पोरिन प्रोटीन। चैनल प्रोटीन कुछ लार्ज साइज के होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो कहलाते हैं पोरिन्स प्रोटीन। पोरिन फ्रॉम ह्यूग पोर इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया। प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया और सम बैक्टीरिया में बाहर वाली मेम्ब्रेन में जो पोर है वो छिद्र है वो ज़्यादा संख्या में होते हैं। मॉलिक्यूल्स हैविंग साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन कैन पास थ्रू देम, स्मॉल आकृति के अणु उससे आसानी से पास हो जाते हैं। एन एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल बाइंड टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, देन इट रोटेट एंड रिलीज द मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल्स। एन एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल बाइंड टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये मेम्ब्रेन जिनको पास होना है, अंदर जाना है, सेल के अंदर जाना है, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ, वो इस प्रोटीन से जुड़ जाते हैं। और प्रोटीन है वो रोटेट करती है, यानी यहाँ कोई पदार्थ जैसे जुड़ गया आउटसाइड में और ये अंदर वाला भाग इधर लेके जाना है, तो ये पदार्थ यहाँ जुड़ गया, जैसे ही जुड़ेगा तो जुड़ने के बाद कोई पदार्थ जैसे यहाँ बाइंड हो गया, तो अब ये प्रोटीन है वो रोटेट करेगी यहाँ से ऐसे इधर, तो जैसे ये रोटेट करेगी यहाँ जो पदार्थ जुड़ा है वो अंदर आ जाएगा। तो क्या होगा, देन इट रोटेट एंड रिलीज द मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल, और अंदर इन मॉलिक्यूल को क्या अणुओं को छोड़ देता है। वाटर चैनल मेड अप ऑफ 8 टाइप ऑफ एक्वापोरिन प्रोटीन। एक्वापोरिन है वो 8 प्रकार की जो चैनल है ना, वाटर चैनल जल अणुओं का परिवहन करने के लिए जो प्रोटीन के जो चैनल बने होते हैं जिनको कहा जाता है एक्वापोरिन। और 8 टाइप ऑफ एक्वापोरिन चैनल जो है, वाटर चैनल है वो 8 प्रकार की एक्वापोरिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। जल के परिवहन के लिए जो एक्वापोरिन यानी जल के अणुओं के का परिवहन करने के लिए जो चैनल पाए जाते हैं वो 8 प्रकार की एक्वापोरिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। यूनिपोर्ट का मतलब हो गया एक डायरेक्शन में अणुओं का परिवहन, जैसे बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं एक साथ में, जैसे कोई अणु बाहर ए मॉलिक्यूल है वो अंदर बाहर से अंदर आ रहा है, इसका मतलब यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एंटीपोर्ट का मतलब एक मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है उसी टाइम दूसरा अणु है वो बाहर जा रहा है, वो कहलाएगा एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट का मतलब दोनों मॉलिक्यूल है वो एक साथ अंदर जा रहे हैं और एक साथ ही बाहर आ रहे हैं, वो कहलाता है सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट। तो यूनिपोर्ट ए मॉलिक्यूल अलोन मूव अक्रॉस ए मेम्ब्रेन थ्रू ट्रांसपोर्ट और कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन की सहायता से अणुओं का बाहर से अंदर की तरफ परिवहन कहलाता है यूनिपोर्ट। एंटीपोर्ट का मतलब 2 मॉलिक्यूल्स मूव इन आउटसाइड डायरेक्शन, 2 मॉलिक्यूल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी एक अणु अंदर से बाहर तो एक है वो जाएगा बाहर से अंदर, यानी ये देखो डायग्राम। एंटीपोर्ट का मतलब ए मॉलिक्यूल है वो आउटसाइड से इनसाइड आ रहा है, बी मॉलिक्यूल इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट। सिम्पोर्ट का मतलब है दोनों मॉलिक्यूल एक साथ अंदर आ रहे हैं और एक साथ ही बाहर जाए, वो कहलाता है सिम्पोर्ट। 2 मॉलिक्यूल टुगेदर
क्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में दो अणुओं का एक साथ परिवहन कहलाता है सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या बोले, जिसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है और सांद्रता प्रवणता के विपरीत अणुओं का परिवहन, वो कहलाता है सक्रिय परिवहन। इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ अणुओं का परिवहन। और इसमें किसी प्रकार की एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या लगती है, एनर्जी लगती है, एक्सपीटेंजर है ना, एक्सपेंडिचर एनर्जी यानी ऊर्जा का इसमें यूज की जाती है इस प्रकार के परिवहन में। इट कैरिड आउट बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसमें भी झिल्ली प्रोटीन की या झिल्ली वाहकों की आवश्यकता होती है इस प्रकार के परिवहन में। पंप्स आर प्रोटीन दैट यूज एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, अप हिल ट्रांसपोर्ट कहलाता है। इसमें जो कैरियर प्रोटीन होते हैं वो निम्न सांद्रता से यानी लो कंसंट्रेशन से उच्च हाई कंसंट्रेशन की तरफ पदार्थों को लेके जाते हैं, तो इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है और वो कहलाता है जिस प्रकार के परिवहन में ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होती है वो कहलाता है अप हिल ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट रेट रिचेज ए मैक्सिमम व्हेन ऑल प्रोटीन ट्रांसपोर्टर आर बीइंग यूज, सभी वह प्रोटीन काम में ले लिए जाते हैं तो वो कहलाता है सैचुरेशन की स्टेज कहलाती है और उसमें मैक्सिमम अणुओं का परिवहन होता है। द कैरियर प्रोटीन इज़ वेरी स्पेसिफिक, वाहक प्रोटीन विशिष्ट होती है। दीज आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर दैट रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन, और जो कैरियर प्रोटीन है वो इनहिबिटर के प्रति क्या रहती है, सेंसिटिव रहती है, यानी संदमकों का यूज कर लिया जाए तो ट्रांसपोर्ट है वो प्रभावित हो सकता है, यानी सेंसिटिव रहती है प्रोटीन किसके प्रति, इनहिबिटर के प्रति। इसके बाद ये रिक्वायर मेम्ब्रेन प्रोटीन का क्या आवश्यकता कौन से परिवहन में होती है, सिंपल डिफ्यूजन में किसी प्रकार की मेम्ब्रेन प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहती है। हाईली सेलेक्टिव यानी चयनात्मक कौन सा होता है, सिंपल डिफ्यूजन है वो सेलेक्टिव नहीं है। और फैसिलिटेड और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें अणुओं को चयनित करके झिल्ली में से परिवहित किया जाता है। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, इसमें किसी प्रकार का सैचुरेशन नहीं रहता है। फैसिलिटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अणुओं को सैचुरेशन स्टेज मिलती है। उसके बाद अपहिल ट्रांसपोर्ट मतलब एनर्जी किस किस में यूज़ होती है, केवल ओनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी को यूज किया जाता है। रिक्वायर्ड एटीपी एनर्जी किस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद प्लांट वाटर रिलेशन यानी पादपों का जल के साथ क्या संबंध है वो देखते हैं। वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जल क्या है, सार्वत्रिक विलायक है, यानी इसमें सभी किसी भी प्रकार के पदार्थों को या केमिकल रिएक्शन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और यह कहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। तो वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सार्वत्रिक विलायक कौन सा होता है, पानी होता है। प्रोटोप्लाज्म इज मेनली वाटर, प्रोटोप्लाज्म में अधिकांशतः क्या रहता है, पानी। इन विच वेरियस मॉलिक्यूल आर डिजोल्व एंड सस्पेंडेड, इसमें विभिन्न प्रकार के अणु हैं वो घुले रहते हैं और इसमें सस्पेंड रहते हैं। सॉफ्ट प्लांट पार्ट मोस्टली कंटेन वाटर, सॉफ्ट प्लांट जो हर्बीवोर्स हैं, हर्बेसियस प्लांट है ना, जैसे झाड़ी, अरब सरब है ना, हर्बेसियस प्लांट, उनमें जैसे वाटरमेलन हो गया, उनमें 92% जो तरबूज है ना उसमें 92% पानी रहता है। सॉफ्ट प्लांट मोस्टली कंटेन वाटर। ड्राई सीड एंड वुडी पार्ट आल्सो कंटेन लिटिल वाटर, ड्राई सीड्स में सूखे बीजों में और लकड़ी वाला भाग जो वुडी पार्ट्स रहता है पादपों का, उनमें पानी की मात्रा बहुत ही कम रहती है। ए मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब 3 लीटर ऑफ वाटर डेली, ए मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब 3 लीटर वाटर, रोजाना कितना लीटर पानी अवशोषित कर सकता है, 3 लीटर पानी। ए मस्टर्ड प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अबाउट 5 आवर, 5 घंटे में अपने वजन के बराबर पानी अवशोषित कर सकता है। कौन सा पादप, मस्टर्ड का प्लांट अपने वेट के बराबर 5 घंटे में पानी अवशोषित कर सकता है। इसके बाद वाटर पोटेंशियल जिसको 5W से लिखते हैं और ये कहलाता है जल विभव। इट इज़ द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू मूव फ्रीली इन सॉल्यूशन, यानी जल के अणुओं की स्वतंत्रता पूर्वक जल के अणु कितनी गति कर सकते हैं, मूव फ्रीली इन सॉल्यूशन विलियन में। इट इज़
expressed in pressure unit such as पास्कल, है ना, दाब की तरह माना जाता है वाटर पोटेंशियल को, और इसकी यूनिट रहती है पास्कल, पीए से लिखते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स है काइनेटिक एनर्जी, जल के अणुओं के पास गतिज ऊर्जा रहती है। ए लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म दे शो रैंडम एंड रैपिड एंड कॉन्स्टेंट मोशन। तो जल के अणुओं के पास क्या रहती है, गतिज ऊर्जा, और लिक्विड और गैसियस स्टेज में ये रैंडमली या मुक्त रूप से गति दर्शाते हैं। एज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन ए सिस्टम इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल आल्सो इंक्रीज। एज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन ए सिस्टम इट्स काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस, हेंस प्योर वाटर विल हैव ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। यानी जल में किसी प्रकार का कोई विलेय पदार्थ यानी ग्लूकोज, साल्ट वगैरह अगर डिजोल्व नहीं है तो जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा वो क्या रहती है, मैक्सिमम। तो एज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन ए सिस्टम इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी, जो कहलाती है जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा, वो क्या है, जल विभव कहलाता है, उसका वाटर पोटेंशियल, जिसको 5W से लिखते हैं। अगर इसमें विलेय पदार्थों की मात्रा जल में कम है तो उसका जल विभव क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। तो उसके बाद नेक्स्ट प्लांट वाटर रिलेशन में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए। अपने चैप्टर का नाम क्या है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, जिसमें हमने पहले पढ़ा डिफ्यूज़न, सिंपल डिफ्यूज़न, उसके बाद फैसिलिटेड डिफ्यूज़न या फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। सिंपल डिफ्यूज़न में किसी प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि फैसिलिटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्लाज्मा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो 3 प्रकार का ट्रांसपोर्ट। उसके बाद यूनिट डायरेक्शनल, उसमें मतलब पदार्थ के अणुओं का एक ही दिशा में या अंदर से बाहर की तरफ या फिर बाहर से अंदर की तरफ जब अणु जाते हैं तो वो कहलाता है यूनिट डायरेक्शनल। उसके बाद एंटीपोर्ट, मतलब जब अणुओं का परिवहन अंदर से बाहर और बाहर से अंदर एक साथ होता है तो वो कहलाता है एंटीपोर्ट। उसके बाद सिम्पोर्ट, यानी एक से अधिक अणु एक साथ एक ही दिशा में परिवहित होते हैं, वो कहलाता है सिम्पोर्ट। और हमने पढ़ा कि जल के अणुओं का परिवहन होगा जाइलम द्वारा और पोषक पदार्थों का परिवहन फ्लोएम द्वारा किस प्रकार होता है वो अपने नेक्स्ट क्लास में डिटेल से देखेंगे। तो चैप्टर नेम इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, 11th क्लास बायोलॉजी का ये चैप्टर है और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।